नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर, राजस्थान। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप विश्व भूगोल का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों और या फिर आपके सिलेबस के एग्ज़ाम्स हों, सभी में विश्व भूगोल के कई क्वेश्चंस आते हैं। और ख़ासतर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए प्रदेशों के बारे में, भौगोलिक प्रदेशों के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से एक जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश या मेडिटेरियन रीजन। तो आज हम इसी प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और अन्य लोगों को भी भूगोल संबंधी, एनसीसी संबंधी, आर्मी संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मेडिटेरियन रीजन पार्ट 1। आज के इस टॉपिक को हम 2 भागों में करने जा रहे हैं। पहले भाग में मेडिटेरियन सी के आसपास की जानकारी और वनस्पति की जानकारी, और बाकी जानकारी हम पार्ट 2 में आपको देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मेडिटेरियन रीजन, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भूमध्य सागर है। ये जो इलाका है ये भूमध्य सागर का इलाका है। यहाँ कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन से हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन से हैं। अंग्रेज़ी में तो क्लियर है इक्वेटोरियल रीजन्स और मेडिटेरियन रीजन, लेकिन हिंदी में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन से हैं और भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन से हैं। तो आपको बता दूं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश तो ये प्रदेश हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं, इक्वेटोरियल रीजन जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रदेश है जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है वो कहलाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। और ये जो भूमध्य सागर है जिसे हम मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं, इस मेडिटेरियन सी की जो जलवायु है वो जलवायु जिन क्षेत्रों में मिलती है उन्हें हम भूमध्य सागरीय प्रदेशों के नाम से जानते हैं। तो टॉपिक क्या है? मेडिटेरियन सी पार्ट 1। ये जो प्रदेश है पूरा का पूरा, विश्व में कई प्रदेश हैं पर इस प्रदेश की ख़ास बात है कि ये विलक्षण जलवायु वाला प्रदेश है। इसकी जलवायु बाकी प्रदेशों के मुकाबले बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है। ये जो प्रदेश है इसके बारे में एक चीज़ आप देख लें कि इस प्रदेश में सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियां शुष्क रहती हैं। सबसे ख़ास बात इस प्रदेश की यही है कि यहाँ सर्दियों में वर्षा होगी और गर्मियों में शुष्कता रहेगी। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें जो मानसूनी प्रदेश है, मानसून प्रदेश की ख़ास बात है कि गर्मियों में वर्षा, सर्दियाँ शुष्क। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है हमारे मानसून प्रदेश से कि सर्दियों में वर्षा और गर्मियाँ शुष्क हैं। आइए इस प्रदेश के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये प्रदेश जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में है। 0 डिग्री है और उसके ऊपर की डिग्री जो है, ये एरिया जो है, ये बेल्ट बनती है यहाँ पर 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, और ये उस कटिबंध में आता है। बेसिकली ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है वार्म टेम्परेट जोन, गर्म इलाका। आपको पता है कि यहाँ मरुस्थल भी मिलते हैं, गर्म जलवायु है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और ये उच्च वायु दाब के क्षेत्रों में भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी गर्म मिलती है। वार्म टेम्परेट जोन, तो ये टेम्परेट जोन के जो गर्म इलाके हैं उनमें ये शामिल होता है। लेकिन ये वार्म टेम्परेट जोन के भी पश्चिमी मार्जिन्स पे, वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द वार्म टेम्परेट जोन, तो ये जो टेम्परेट जोन है इसके पश्चिमी किनारों पर, ये पश्चिमी, ये भी पश्चिमी है। तो इन सब जोन्स के जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे हैं, उन पश्चिमी किनारों पर ये प्रदेश मिलता है। इस प्रकार की जलवायु मिलती है। और अगर आप देखें
तो ये जलवायु क्यों मिलती है इस प्रकार की? क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो पछुआ पवनों द्वारा वर्षा लेकर आती हैं। सर्दियों में पछुआ पवनें चलती हैं और गर्मी में ट्रेड विंड्स चलती हैं। जब यहाँ से यूँ व्यापारिक पवनें चलती हैं तो इधर तो बारिश होती है, पर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश नहीं आ पाती, तो यहाँ तक वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जब पछुआ पवनें चलती हैं तो पछुआ पवनों के माध्यम से यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो पाती है। तो ये जो आपका प्रदेश है इसमें क्या क्या शामिल आ गया? इसमें ये भाग आ गया, ये भूमध्य सागरीय है। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि की ऑफ मेडिटेरियन किसे कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। तो वो यहाँ पर एक चट्टान है जिब्राल्टार, और वही प्रवेश द्वार है भूमध्य सागर में जाने का, इस तरफ से अटलांटिक ओशन से। यहाँ से एक कैनाल है जो बनी हुई है, सुएज कैनाल, लेकिन इस तरफ से अगर जाना हो तो एक यही रास्ता है। और यहाँ पर आपकी जिब्राल्टार चट्टान है, जिसका कब्ज़ा जिब्राल्टार पर होगा, वही भूमध्य सागर को कंट्रोल करेगा। इसीलिए जिब्राल्टार को हम लोग की ऑफ मेडिटेरियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेडिटेरियन सागर है। यहाँ पर स्पेन का हिस्सा आ गया, दक्षिणी पूर्वी स्पेन, उसके बाद दक्षिणी फ्रांस आ जाएगा, उसके बाद इटली आ जाएगा, उसके बाद ग्रीस का काफ़ी भाग आ जाएगा, और ये बाल्कन के जो देश हैं ये आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपका पश्चिमी तुर्की का क्षेत्र यहाँ आ जाएगा। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो वो यूरोप और एशिया दोनों देशों में शामिल है तुर्की। ये आपका तुर्की आ गया। उसके बाद सीरिया का हिस्सा आता है थोड़ा बहुत। उसके अलावा कैलिफोर्निया का जो भाग है यहाँ भी इस प्रकार की जलवायु मिलती है। मध्य चिली का जो क्षेत्र है ये, यहाँ भी इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अफ्रीका का केप टाउन जो है ये एरिया, यहाँ भी इस प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है यहाँ भी इस प्रकार की जलवायु मिलेगी। और जो दक्षिण विक्टोरिया का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी इस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये है तो भूमध्य सागरीय जलवायु, लेकिन विश्व में जिन जिन स्थानों पर भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उन्हें हम मेडिटेरियन रीजन्स में डाल देते हैं, उन्हें हम जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार के क्षेत्रों में डाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेडिटेरियन सी है बहुत बड़ा, ये तो प्रदेश है ही, यहाँ की जलवायु तो जो जैसी है वैसी ही है, लेकिन इस प्रकार की जलवायु विश्व में जहाँ भी मिलती है उन सब की गिनती भी हम भूमध्य सागरीय प्रदेश जलवायु में या भूमध्य सागरीय जलवायु में करते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया, चिली का एक केप टाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो गया, तो यहाँ भी अगर ये जलवायु मिलती है तो हम इसको भी भूमध्य सागरीय प्रदेश की में इसकी गिनती करते हैं। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में हम गिनती इसकी करते हैं। इस प्रकार अगर जलवायु देखें इस क्षेत्र की, तो आपको बताया कि वार्म समर विद वेट विंटर। यहाँ जो गर्मियाँ हैं वो शुष्क रहेंगी, लेकिन सर्दियाँ जो हैं वो नम रहेंगी। और यहाँ पर वर्षा कब होगी? सर्दियों में होती हैं, यानी सर्दियों में वर्षा, गर्मियाँ शुष्क रहती हैं इस इलाके में। और सर्दियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्दियाँ साधारण होती हैं, लेकिन गर्मियों में काफ़ी गर्मी ज़्यादा होती है इस इलाके में। आसमान साफ रहता है, और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर गर्मियों में भी कई बार कई इलाकों में धुंध नज़र आती है, गर्मियों में भी। तो इस प्रकार से ये एक विलक्षण प्रदेश, जैसा कि पहले ही कहा था कि विलक्षण प्रदेश है, तो थोड़ा सा अलग रहता है ये। पहले आपको बताया वर्षा पछुआ पवनों से या चक्रवातों से आती है। अब होता क्या है कि पछुआ पवनें चलनी शुरू होती हैं, पछुआ पवनें चलनी शुरू होती हैं, और पछुआ पवनों के बाद भूमध्य सागर से चक्रवात उठने शुरू होते हैं। और यहाँ से जो चक्रवात उठते हैं उन्हीं से इन इलाकों में वर्षा होती है। और जहाँ तक भारत का संबंध है, आपको मालूम है कि भारत में भी सर्दियों में कुछ जगह बारिश होती है, खासकर पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत में, जिसे मावठ कहा जाता है। और जो भारत में मावठ की वर्षा होती है, उस वर्षा का जो पानी है, यानी भारत में जो सर्दियों में पानी गिर रहा होगा बारिश के रूप में, वो भारत का नहीं होगा बल्कि यहाँ का होगा, भूमध्य सागर का होगा। यानी यहाँ से चक्रवात उठ करके और फिर धीरे धीरे भारत की ओर जा करके, और सर्दियों में भारत के उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है सर्दियों में हमारे यहाँ, वो भी एक प्रकार की चक्रवाती वर्षा है। और उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? वही चक्रवात जो इस इलाके से उठते हैं, भूमध्य सागर से उठते हैं, और फिर वो पूर्व की तरफ निकल जाते हैं और भारत में सर्दियों में बारिश करवाते हैं। यहाँ भी सर्दियों में होती है,
वहाँ भी जो सर्दियों में बारिश होती है हमारे यहाँ, वो भी चक्रवाती वर्षा होती है और यहाँ भी चक्रवाती वर्षा होती है। इनमें पछुआ पवनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, पछुआ पवनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। गर्मियों में तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और सर्दियों में 10 से कम हो जाता है। और कई जगह पर तो पहाड़ी इलाके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये तापमान 0 से नीचे भी चला जाता है। अगर हम इस इलाके की वनस्पति का अध्ययन करें तो वनस्पति देखें कि वनस्पति की खास बात क्या है कि चूँकि यहाँ पर 6 महीने वर्षा पड़ती है, 6 महीने शुष्क रहता है, 6 महीने नम, 6 महीने शुष्क रहता है, तो सघन वन नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा घने जंगल जो हैं वो हम इस इलाके में नहीं मिलेंगे। हाँ, कम ऊंचाई वाले कुछ वन मिलेंगे और बाकी शुष्क मौसम में झाड़ियाँ भी मिलती हैं हमको। तो 6 माह शुष्क है, 6 माह वर्षा है, तो सघन वन नहीं मिलते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में भी पत्ते नहीं झड़ते हैं और गर्मी भी इतनी कठोर नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वहाँ से पानी पिघल करके आता है, नदियों में भरपूर जल रहता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों में ही पानी उपलब्ध होता है। सर्दियों में वर्षा द्वारा और गर्मियों में ग्लेशियर से पिघल करके पानी जब आता है तो उन नदियों में आता है, वो नदियाँ पूरे अपने मैदानी भाग में पानी की सप्लाई करती हैं। यहाँ की वनस्पति को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, सदाबहार कोणधारी वन। कोणधारी वन कौन से होते हैं? जिनकी पत्तियां नीडल शेप में होती हैं, जिनकी कि सुई के आकार में जो पत्तियां होती हैं, नीचे की और झुकी हुई तीखी पत्तियां होती हैं, उन्हें हम कोणधारी वन कहते हैं, जो पर्वतों पर मिलता है। तो कोणधारी वन, जो सदाबहार कोणधारी वन भी यहाँ पर मिलते हैं, जो यहाँ पर पर्वतीय ढलानों पर मिलते हैं। इनमें चीड़, फर, साइप्रस और सीडर जैसे प्रमुख वृक्ष हैं। चीड़, फर, सीडर और साइप्रस जैसे प्रमुख वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। और इस इलाके में एक और बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष मिलता है जिसे विलो ट्री कहते हैं। और विलो ट्री जो है वो नरम लकड़ी का होता है, और आपको मालूम है कि जो क्रिकेट का बैट है वो भी विलो वुड से ही बनता है। तो विलो जो वुड है वो भी यहाँ पर मिलती है, और क्रिकेट का बैट जो है वो विलो की लकड़ी से बनता है। हमारे भारत में ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर में विलो वुड मिलती है, जिससे कि क्रिकेट खेलने वाले बैट का निर्माण होता है। कई बार पूछा जाता है कि क्रिकेट का बैट किस लकड़ी से बनता है, तो वो लकड़ी है विलो वुड, विलो वृक्ष की लकड़ी है। आगे चलते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं इसको कि सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है वो आप देखें कि सदाबहार वन मिलेंगे मैदानी और पठारी भागों में। यहाँ भी सघन वन नहीं मिलते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? स्पेन तथा पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख वृक्ष है कॉर्क। कॉर्क जो है वो आप जानते हो कि जो बोतलों के ढक्कन होते हैं, ख़ासकर बियर या जो झाग वाली चीज़ें या गैस वाली चीज़ें होती हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए कॉर्क का ढक्कन लगाते हैं। कॉर्क की पहले बच्चे बॉल से भी खेलते थे, और भी कॉर्क के कई दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, उपकरणों में भी इस्तेमाल होता है, डिब्बाबंद पैकिंग में भी कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस तरह के ट्री बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस इलाके में ये कॉर्क का ट्री बहुत ज़्यादा पुर्तगाल और स्पेन में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेदा, जिसे यूकोलिप्टस कहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये जो है ये फेमस हुआ है सफ़ेदा, और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेदे का चलन हो गया था। पंजाब में पहले काफ़ी सफ़ेदा लगाया गया था, उसके बाद जब पता लगा कि सफ़ेदे से ज़मीन भी ख़राब होती है, तब सफ़ेदे का प्रचलन कम हुआ है। राजस्थान के भागों में भी सफ़ेदा वहीं लगता है जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको नेचुरल पंप बोलते हैं। ये ज़मीन से पानी को वाष्पीकृत बहुत ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको जो है कम पानी वाले इलाकों में नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये भूजल को कम करता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा पानी है, जहाँ पर जल प्लावन की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, अगर वहाँ ये पेड़ लगा दें तो लाभदायक होता है। तो सफ़ेदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। कैलिफोर्निया का प्रसिद्ध वुड जो है वो रेडवुड ट्री है। रेडवुड ट्री जो है, इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। हालांकि ये तीनों पेड़ ही, चाहे कॉर्क हो, चाहे सफ़ेदा हो, चाहे रेडवुड हो, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ माने जाते हैं। इसके अलावा इस इलाके में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उगती हैं। झाड़ियों का अपना महत्व है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है या शुष्क मौसम भी होता है, तो उस समय झाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेड़ों की वनस्पति ऊपर नहीं जा पाती है। तो जो झाड़ियाँ हैं उनका अपना महत्व है। यहाँ झाड़ियाँ जो है वो बेतरतीब या अनुपयोगी नहीं है। इन झाड़ियों में कई जगह पर बहुत ज़्यादा औषधीय
पौधे मिलते हैं, झाड़ियों में औषधीय पत्ते मिलते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि भूमध्य रेखा के भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पर सुगंध, या फ्रांस ले लें, चाहे स्पेन ले लें, चाहे पूरा यूरोप ही ले लें, तो यहाँ पर इत्र, सेंट, पेरिस का आप सेंट देख लें, दुनिया भर में फेमस है, तो सेंट बहुत बनते हैं, परफ्यूम बहुत बनते हैं, इत्र बहुत बनते हैं, आपके जो डिओड्रेंट्स हैं वो बहुत बनते हैं। तो उनके लिए अगर प्राकृतिक सुगंधित चीज़ें चाहिए तो वो इस इलाके में इन झाड़ियों से मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुगंधित फूलों वाली झाड़ियाँ होती हैं, औषधि युक्त झाड़ियाँ होती हैं, और जो कि उस इलाके में परफ्यूम के बिज़नेस को, डिओड्रेंट के बिज़नेस को, इत्र के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित करती हैं। तो बहुत उपयोगी झाड़ियाँ इस इलाके में पाई जाती हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मिश्रित वन मिलते हैं। मिश्रित वन में जिसमें कि मुलायम और कठोर लकड़ी दोनों ही प्रकार की लकड़ी मिलती है। और इसके अलावा जैतून बहुत प्रसिद्ध इस यूरोपीय क्षेत्र का वृक्ष है और बड़ा उपयोगी वृक्ष है। अब तो भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है जैतून का। खजूर बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है इस इलाके में। तो ये जो वृक्ष है यहाँ पर, इस इलाके की वनस्पति है, ये बहुत सघन तो नहीं है लेकिन बहुत उपयोगी है। यहाँ पर हर वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में इसके जो आर्थिक पक्ष हैं, आर्थिक पहलू हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य वीडियो भी प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।